नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए साइंस का पार्ट 1 लेके आ चुका हूँ। देखिए, पार्ट 1 का जो पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है। अगर बात की जाए मनुष्य के हृदय की, तो ये 1 मिनट में 72 टाइम्स 72 बार धड़कता है। अगर यहाँ से बात की जाए मनुष्य के हृदय से रिलेटेड अगर क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर्स या कितने कोष्ठक होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर्स 4 कोष्ठक होते हैं। क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि कोष्ठक कैसे कैसे होते हैं। तो 2 अपर चैम्बर होते हैं और 2 जो है वो निचले चैम्बर होते हैं। 2 अपर और 2 लोअर, दोनों बातें याद रखनी। जो अपर चैम्बर होते हैं इनको एट्रियम कहा जाता है, और जो हमारे लोअर चैम्बर होते हैं इनको वेट्रिकल्स कहा जाता है। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। ये हमने हृदय से देखा, जिसमें कि कुल 4 कोष्ठक है, और मानव हृदय 1 मिनट में जो है लगभग अप्रॉक्सीमेट अगर मैं बात करूं 72 बार धड़कता है। देखिए, साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिटेल से इनको डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप भी हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और बहुत जल्दी हमारे बैचेज भी शुरू हो जाएंगे, जिसकी जो फीस है वो बहुत ज़्यादा मिनिमम रहने वाली है। हमारी क्लासेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मोड में रहती है। अभी हम आपको फ्री जो कंटेंट ग्रुपों में ऐड करवा रहे हैं, तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो ये हमारा नंबर है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि दांत और हड्डियां मजबूती और कठोरता प्राप्त करते हैं। जो दांत और हड्डियां होती है वो किसके कारण जो है वो मजबूती और कठोरता, क्यों उनकी जो वो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रांग होती है, तो वो किसके कारण होती है। तो दांत और हड्डियां जो है वो कैल्शियम के कारण जो है वो क्या होती है, स्ट्रांग होती है। देखिए, क्वेश्चन ये भी आता है कि कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है। तो कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत आप दूध हो सकता है, दही हो सकता है। बोला जाता है कि दूध पिया करो, दूध पीने से जो है आपका कैल्शियम बढ़ सकता है। तो दूध, दही, पनीर जो है वो कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। अगर हड्डियों की यहाँ पे बात हो रही है, अगर हड्डियों की बात की जाए तो जो एक वयस्क शरीर जो मानव का शरीर होता है, इसमें कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो 206 हड्डियां जो है, 206 बोन्स जो है वो मानव शरीर में पाई जाती है। लेकिन एक शिशु जो होता है, एक जन्म के समय जो शिशु में कितनी हड्डियां होती है, क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो जब बच्चा छोटा होता है, जब वो जन्म लेता है, तो उस समय उसके पास जो है वो कितनी हड्डियां होती है, तो 300 बोन्स होती है। इस बात को आपने याद रखना। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो मात्र और मात्र 206 हड्डियां उसमें रहती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। देखिए, मास्टर ग्रंथि की बात हो रही है। मास्टर ग्रंथि जो है वो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, और इसके क्या क्या नाम है। तो पीयूष ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है, या पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। जो हमारी पीयूष ग्रंथि है ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, और इसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। अब क्वेश्चन परीक्षाओं में और क्या क्या बनते हैं, और जो ये पीयूष ग्रंथि है इसका आकार किसके बराबर होता है। तो एक मटर का जो दाना होता है उसके बराबर जो हमारी पीयूष ग्रंथि का जो है वो क्या होता है, आकार होता है। क्वेश्चन परीक्षा में क्या पूछा जाता है, और क्वेश्चन आ सकता है कि जो लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है मानव शरीर की कौन सी होती है। तो होता है लीवर। लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी होता है। और अब क्वेश्चन एक और बहुत ज़्यादा फेमस आता है। लार्जेस्ट ग्लैंड तो हमारी लीवर है, लेकिन स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी है। तो ये पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है वो हमारी सबसे छोटी जो ग्रंथि है वो कौन सी है, पीनियल ग्लैंड है। लेकिन अगर आएगा सबसे बड़ी तो वो लीवर है। अब क्वेश्चन परीक्षा में क्या आता है कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, किस किस ग्रंथि में ये पाए जाते हैं, किस ग्लैंड में पाए जाते हैं। तो अगर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन की बात की जाए तो ये दोनों पेंक्रियाज ग्लैंड में पाए जाते हैं। आपको देखिए, यहाँ से जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेबीज इजे, जो रेबीज है वो एक किस प्रकार का रोग है। तो रेबीज जो है एक वायरल डिजीज है, एक विषाणु वाला रोग है रेबीज। देखिए, अगर रेबीज की बात की जाए तो जब एनिमल का स्लाइवा ह्यूमन की बॉडी में एंटर होता है, जब जो एनिमल का जो स्लाइवा होता है, या एनिमल जब काटते हैं तो उनका जो स्लाइवा ह्यूमन बॉडी में जब एंटर करता है तो रेबीज जो है रोग हो जाता है। देखिए, रेबीज तो विषाणु से होता है, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि विषाणु के कारण वायरल से होती है। तो वायरल से होने वाली बीमारियों के नाम जैसे कि चेचक जो है ये वायरल से होने वाली बीमारी है। छोटी माता ये भी जो है विषाणु से होने वाली बीमारी है। कोविड-19 जो है विषाणु से होने वाली बीमारी है। पोलियो एक बीमारी है। रेबीज हमने पढ़ लिया है। हेपेटाइटिस और इन्फ्लुएंजा, तो ये सारी की सारी बीमारियां जो है वो विषाणु से होने वाली है। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ जीवाणु से, बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणु से होने वाली बीमारियां, पुलिस में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी जैसे हैजा हो गया,
कुष्ठ रोग हो गया, क्षय रोग हो गया, टाइफाइड हो गया, प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, न्यूमीनिया हो गया, काली खांसी। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जीवाणु से होने वाले रोगों में हैजा हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, क्षय रोग हो गया, टाइफाइड हो गया, प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, न्यूमोनिया हो गया और काली खांसी हो गया। ये सारी की सारी बीमारियां जो है वो किसी बैक्टीरिया से होती है और विषाणु से मैंने आपको बता दी है। कोविड-19 आपको पता है, पोलियो है, रेबीज है, हेपेटाइटिस है, इन्फ्लुएंजा है। तो ये सारी की सारी बीमारियां जो विषाणु से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हम बहुत ही डिटेल से इन क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। बर्फ़ को बुरादे में पैक किया जाता है क्योंकि देखो, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। फॉरेस्ट गार्ड में भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है, एचपीपीएससी के परीक्षाओं में भी क्वेश्चन आया है। तो बर्फ़ को बुरादे में पैक किया जाता है क्योंकि जो बुरादा है उसमें, क्योंकि बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। अब जो बुरादा है वो पुअर कनेक्टर होता है हीट का, तो जिसके कारण जो है बर्फ़ को बुरादे में क्या किया जाता है, पैक किया जाता है। तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी कि जो बुरादा होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है, पुअर कंडक्टर होता है हीट का। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, जब तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो उत्पन्न तरंगे होती है। मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हैं और ये तालाब है, आपने यहाँ पे पत्थर फेंक दिया, तो जो यहाँ से तो तरंगे जो उत्पन्न होगी वो कौन सी होंगी, तो वो होगी अनुदैर्घ्य तरंगे और अनुप्रस्थ, दोनों ही होगी। देखिए, अगर आप किसी तालाब के पास खड़े और आप वहाँ पे पत्थर फेंक रहे हो तो वहाँ पे दोनों तरंगे उत्पन्न होगी, अनुदैर्घ्य तरंग भी होगी, अनुप्रस्थ तरंग भी होगी। अगर बात की जाए अनुदैर्घ्य तरंग की, तो अनुदैर्घ्य तरंग के को एल तरंगे भी कहा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया कि किन तरंगों को एल तरंगों के नाम से जाना जाता है, तो अनुदैर्घ्य तरंगों को एल तरंगों के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि जो ध्वनि तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे या भूकंप की प्राथमिक तरंगे या भूकंप की पी तरंगे, तो भूकंप की प्राथमिक तरंगे या भूकंप की पी तरंगे जो है वो किस प्रकार की तरंगे है, तो ध्वनि तरंगे, भूकंप की पी तरंगे या प्राथमिक तरंगे वो किस प्रकार की तरंगे है, तो वो अनुदैर्घ्य तरंग है। अब अनुप्रस्थ तरंगों की भी बात कर लेते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे जो है इनको एस तरंगों के नाम से भी जाना जाता है या इनको भूकंप की द्वितीयक तरंग भी कहते हैं। तो भूकंप की एस तरंगे या द्वितीयक तरंगे किसे कहा जाता है, तो यो अनुप्रस्थ तरंगों को कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे भी अनुप्रस्थ तरंगे ही होती है और गिटार के जो तारों में जो कंपन होता है वो भी अनुप्रस्थ तरंगों का ही उदाहरण है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में आएंगे। आपको हर एक क्वेश्चन जो है डिटेल से क्वेश्चन कोई सा भी हो, आपको गलती करने की गुंजाइश परीक्षाओं में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एचपी पुलिस का जो पेपर है वहाँ पे अच्छी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने आपको बोला है कि साइंस, हिंदी, जीके तीनों ही फॉर्मेट हम यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ तक कि रीजनिंग भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। रीजनिंग के भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त के दौरान सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है, क्यों? देखिए, जो सूर्य उदय और सूर्य अस्त जब होता है तो सूर्य हमेशा, आपने भी देखा होगा, लाल रंग का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? तो इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है कि सभी अन्य रंग प्रकीर्ण होते हैं सिवाय लाल के। देखिए, द फैक्ट दैट ऑल अदर कलर्स स्कैटर अवे एक्सपेक्ट रेड, लाल रंग के अलावा सभी रंग जो है प्रकीर्णित हो जाते हैं, लेकिन जो लाल रंग है वो कभी भी प्रकीर्णित नहीं होता, जिसके कारण सूर्य जो है सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग का दिखाई देता है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि भैया ये बताइए कि जो आपके तारे हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं? आपने सुना होगा तारे भी हमारे होते हैं। तो तारे इसलिए टिमटिमाते हैं क्योंकि जो तारों से आने वाली जो रोशनी होती है वो वायुमंडल की जो परतें होती है उससे गुजरते समय जो है ये अपवर्तन का उसको सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो वायुमंडल में बहुत सारी परतें हैं और जब ये तारों की रोशनी जब पृथ्वी की ओर आती है तो वो अपवर्तन का सामना करना होता है उसको, बहुत सारे जैसे वायुमंडल की बहुत सारी परतें हैं, तो जिसके कारण हमें लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि वायुमंडल की परतों से गुजरने के अपवर्तन के कारण जो है अपवर्तन का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हैं। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करता हूँ कि चमगादड़ अथवा डॉल्फिन शिकार, परभक्षी अथवा अपरोध का पता लगाने के लिए परिघटना का प्रयोग करते हैं। देखिए, जो डॉल्फिन होते हैं वो किस फिनोमिनान का पता लगाते हैं शिकार करने के लिए, तो वो प्रतिध्वनि, इको का पता लगाते हैं। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में 2 बार आया है कि प्रतिध्वनि होती क्या है। इको होता है जब किसी ध्वनि किसी वस्तु से टकराकर वापस आती तो उसको प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि होता है मतलब कि मान लो आप किसी कमरे पे, मैं बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ, खाली कमरा है, तो जो आवाज़ मेरी वापस आ रही है ना उसको ही प्रतिध्वनि मैं कहूँगा। दीवार से टकरा रही है मेरी आवाज़ और वापस आ रही है मुझ तक ही, तो उसको प्रतिध्वनि कहेंगे। मान लो कि जब कोई ध्वनि किसी वस्तु से टकराकर वापस आती है तो उसको इको कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं।
अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात कर रहे हैं। एक स्पिन होती क्रिकेट बॉल की हवा में स्विंग को इस आधार पर समझाया जा सकता है। एक आप क्रिकेट खेलते हो और आपकी जो बॉल है स्पिन हो रही है, हवा में स्विंग हो रही है, तो उसको किस प्रकार से, तो हवा द्वारा कारित विक्षोभ। देखिए टर्बुलेंस कॉज्ड बाय विंड, देखिए हवा द्वारा कारित देखिए कहीं ना कहीं इसमें जो हवा का जो ये कारित विक्षोभ है उसका जो है फर्क पड़ रहा है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ से ज़्यादा डिस्कस करने के लिए हमारे पास कुछ, जहाँ हमें लगेगा कि इसके 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, वहाँ हम जरूर डिस्कस करेंगे। उड़ते वायुयान में होती है, देखिए अगर उड़ते वायुयान की बात की जाए तो वायुयान में जो है देखिए स्थितिज ऊर्जा भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और जो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। देखिए स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ही होगी उड़ते वायुयान में। अब साइंस का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये भी साइंस और ज्योग्राफी दोनों का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा वायुमंडल होता है, एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ पे जो वायुयान होते हैं वो किस मंडल में उड़ाए जाते हैं, तो वो उड़ाए जाते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में। अब क्वेश्चन इतना ही नहीं, क्वेश्चन ये भी बनता है कि समताप मंडल में जो अल्ट्रा, जो हमारी परावैंगनी किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट जो रेंजेस होती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक, जिनको मैं कहूँगा अल्ट्रावायलेट जो रेंजेस है, जो सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाती है, परावैंगनी किरणों से, भैया वो कौन बचाती है, तो वो बचाती है ओजोन परत। अब क्वेश्चन परीक्षा में आता कि ओजोन परत किस मंडल में, तो ओजोन परत भी समताप मंडल में होती है। ओजोन परत की इकाई को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो है डॉप्सन इकाई। तो ओजोन परत को मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब की फिलामेंट का निर्माण किससे होता है, तो विद्युत बल्ब की फिलामेंट का निर्माण टंगस्टन से होता है। पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में ही एक आंसर हमने बना दिया कि विद्युत बल्ब की फिलामेंट का निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। पहले तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि विद्युत बल्ब की फिलामेंट के लिए किसका निर्माण किया जाता है, पहले तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है क्योंकि टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, इस बार क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो इसलिए किया जाता है क्योंकि इट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इसमें अति उच्च गलनांक होता है। क्योंकि याद रखें कि जो टंगस्टन होता है इसमें अति उच्च गलनांक होता है, तो इस बात को आपने याद रखना है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आप यहाँ से समझ गए कि जो विद्युत बल्ब होता है इसका फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, इट इज़ ए वेरी हाई मेल्टिंग। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करता हूँ कि खाना पकाने के दौरान नमक की चुटकी मिलाने से सब्जियाँ कम समय में पक जाती है, क्योंकि देखिए जब हम खाना बनाते हैं और हम अगर उसमें नमक की जो चुटकी डालते हैं तो सब्जियां जो है वो जल्दी पक जाती है। तो इसका राइट आंसर जो है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो जल होता है उसका जो क्वथनांक है वो क्या है, बढ़ जाता है। और मान लो दूसरा एग्जाम्पल, अब क्वेश्चन ये भी आता है कि पहाड़ों में जाने पे जल का क्वथनांक घटता है या बढ़ जाता है। जब हम पहाड़ों में जाते हैं खाना बनाते हैं तो वहाँ पे क्या है कि जल का वायुदाब क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसके कारण जो है पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है, कम। तो पहाड़ों में जाने पर जो है वो खाना बनाने में अधिक समय लगता है, इस बात को आपने याद रखना, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल दाब कम होता है, जिसके कारण क्वथनांक भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो दोनों ही बातें आपने याद रखनी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन है कि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है अगर हम उसमें नमक की चुटकी को मिला दें। तो 2-3 क्वेश्चन हमने यहाँ से भी देखे। विनेगर इसका सामान्य नाम है। देखिए विनेगर का जो सामान्य नाम है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर विनेगर की यहाँ से बात की जाए तो विनेगर का सामान्य नाम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को मैं रिप्रेजेंट करूँगा यहाँ पे CH3COOH। तो याद रखना CH3COOH जो इसका केमिकल नाम है किसका, विनेगर का। देखिए विनेगर का ये तो केमिकल नाम है। क्वेश्चन परीक्षा में क्या आता है कि चींटी के काटने पर कौन सा जो अमल है हमारे शरीर में आता है, तो चींटी के काटने पे फॉर्मिक अमल या मेथेनोइक अमल, दोनों इसको मैं नाम दे सकता हूँ। फॉर्मिक अमल को मैं बोलूँगा HC, इसका जो फॉर्मूला है HCOOH। तो याद रखना HCOOH जो है वो नाम है फॉर्मिक अमल का, जिसको मिथेनाइक अमल भी कहा जाता है। क्वेश्चन सीधा आता है कि चींटी के डंक मारने पे या चींटी के काटने पे कौन सा अमल जो है मिलता है, तो याद रखना फॉर्मिक अमल या मिथेनोइक अमल। उसी प्रकार ऑप्शन में सिट्रिक एसिड दिया है। सिट्रिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है और सिट्रिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला है C6H8O7। देखिए आपको डिटेल से एक एक बात बताई जा रही है। सिट्रिक एसिड का है C6H8O7, ये बात आपने याद रखनी। सिट्रिक एसिड जो पाया जाता है वो नींबू में पाया जाता है, संतरे में पाया जाता है, अन्य खट्टे फलों में जो है वो सिट्रिक एसिड पाया जा रहा है। यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड की भी बात कर लेते हैं। अगर मैं ऑक्जेलिक एसिड की बात करता हूँ तो ऑक्जेलिक एसिड का जो इस्तेमाल है, पहले तो इसका केमिकल फार्मूला देख लेते हैं। C2H2O4, याद रखना C2H2O4 जो है वो ऑक्जेलिक एसिड का केमिकल फार्मूला है। और इसका जो इस्तेमाल है ऑक्जेलिक
एसिड का वो जंग को हटाने के लिए या दाग को हटाने के लिए या सफाई के लिए किया जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। तो ये भी क्वेश्चन आता है बहुत बार कि सफाई को या दाग को हटाने के लिए कपड़ों से जंग को या दाग को हटाने के लिए किस एसिड का प्रयोग करेंगे, तो ऑक्जेलिक एसिड का। ऑक्जेलिक एसिड जैसे आपकी ब्रोकली होगी, पालक हो गया, गोभी हो गया, इसमें भी ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। तो ये सारे हमने केमिकल फॉर्मूले देख लिए, यहाँ पे नाम देख लिए। मानव रक्त का पीएच मान है, यहाँ पे पीएच पूछा गया कि थोड़ा अम्लीय है, ज़्यादा अम्लीय, या थोड़ा क्षारीय, ज़्यादा क्षारीय। यहाँ से मैं आपका पीएच का जो फंडा है उसको सब जो है वो क्लियर करवा दूंगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। आप ध्यान से सुनिए भैया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने मित्रों, दोस्तों, सगे संबंधियों सभी तक इस वीडियो को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप में स्टेटस लगाएं अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, थोड़ा भी अगर आपको प्यार मिल रहा है इस वीडियो से। तो जो मानव रक्त होता है उसका जो पीएच मान होता है वो थोड़ा क्षारीय होता है। मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ, स्लाइटली बेसिक होता है। कितना होता है एग्जैक्ट ह्यूमन ब्लड का पीएच मान, तो वो होता है 7.4, 7.4। अब मैं यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ ये है 0 से 7 और ये है 7 से 14। 7 से जितना भी कम होगा, मान लो कि कोई 1 है, कोई 2 है, जितना कम होगा उतना ज़्यादा अम्लीय होगा, जितना कम होगा उतना अम्लीय होगा, इस बात को आप समझना। और जितना ज़्यादा क्षारीय होगा उतना ज़्यादा क्षारीय। मान लो किसी का 12 है तो वो बहुत ज़्यादा क्षारीय होगा फिर, है ना। मान लो किसी का जो है वो 1 है, वो बहुत ज़्यादा अम्लीय होगा। किसी का 6 है तो वो कम अम्लीय होगा। लेकिन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्षारीय होगा और जितना कम होगा उतना अम्लीय होगा। ये बात तो आप समझ गए होंगे। अब अगर मैं यहाँ इस पीएच मान की बात करता हूँ तो पीएच मान का जो ये पैमाना है वो सबसे पहले सोरेनसन नामक ने बताया। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो सोरेनसन नामक जो हमारे वैज्ञानिक है, जो विज्ञान के साइंटिस्ट है, इनके द्वारा जो है वो बताया गया था पीएच का पैमाना। बहुत सारे पीएच है, जैसे कि पूछा जाता है कि जल का पीएच कितना होता है, तो जल का पीएच होता है न्यूट्रल होता है, 7 होता है। जल का पीएच 7 होता है। उसी प्रकार जो देखो ब्लड का 7.4 था तो ये थोड़ा क्षारीय था। मान लो कि समुद्री जल का बहुत बार पूछा जाता है कि समुद्री जल का कितना है, तो समुद्री जल का आपको पता होना चाहिए 8.5 जो है वो समुद्री जल का है, ये भी आपको याद रखना है। सिरके का 3 है ना। दूध का बहुत बार पूछा जाता है तो दूध का 5.5 से 6.4 तक है। और आपका जैसे नींबू का 2.2 से 2.4 तक है। और उसी प्रकार आपसे जो है वो मानव मूत्र का थोड़ा अम्लीय भी है, क्षारीय भी है। 4.8 से 8.4 तक जो है वो मानव मूत्र का भी है। तो इस प्रकार आपको पीएच पैमाने से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो है वो पीएच पैमाना जितना कम होगा उतना अम्लीय होगा और जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्षारीय होगा, इस बात को आप ध्यान से समझिए। अगले क्वेश्चन की, ये हमने पीएच मान के बारे में देखा। कौन लोहे का शुद्धतम व्यावसायिक रूप होता है, ये क्वेश्चन ना बहुत बार परीक्षाओं में आ गया है, इस बात को आपने याद रखना है। तो इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है कि पिटवा लोहा, देखिए जो पिटवा लोहा होता है वो लोहे का जो है वो क्या होता है, सबसे शुद्ध रूप होता है, इस बात को आपने याद रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है और सेम क्वेश्चन परीक्षा में 10 बार पूछा गया है कि लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है। सबसे जो प्योरेस्ट जो कमर्शियल फॉर्म होती है आयरन की वो कौन सी होती है, तो वो होती है राउट आयरन। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अग्निशमक के रूप में किस गैस का प्रयोग होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो अग्निशमक की अगर बात की जाए तो अग्निशमक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 जो गैस है उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला परीक्षा में क्या पूछा जाता है कि एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो पाई जाती है नाइट्रोजन 78%। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है 21%। एग्जेट बोलूँ तो 20.95%। और तीसरे नंबर पर जो गैस पाई जाती है वो आर्गन पाई जाती है। तो इसी प्रकार यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल से पढ़ने वाले। धावन सोडा का क्या नाम है, बहुत बार यहाँ से इसका केमिकल फार्मूला और धावन सोडे का दूसरा नाम पूछा गया। तो धावन सोडे को सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो फार्मूला है वो है Na2, ध्यान से सुनना है, Na2CO3 10H2O। याद रखना है क्या फार्मूला है इसका, Na2CO3 10H2O। तो याद रखना Na2CO3 10H2O किसका फार्मूला है, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला है। उसी प्रकार प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला भी पूछा जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है CaSO4 1/2 H2O। क्या बोलेंगे, CaSO4 1 CaSO4.1 1/2 H2O। इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार जिप्सम भी इससे ही बनता है CaSO4.2 H2O। तो
तो ये है जिप्सम का। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। Na2CO3 10H2O धावन सोडे का है। धावन सोडे का जो रासायनिक नाम अगर मैं इसको अन्य नाम कहूँ तो सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। फॉर्मूला आपको बता दिया, जिप्सम का बताया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बताया, धावन सोडे का। अपने कॉपियों में लिख ले, कॉपियाँ पेन ले ले। अगर आप ऐसी सुन रहे हो तो बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ स्टडी डिटेल से ही होती है। जिसको डिटेल से पढ़ाई करनी है वो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कर रहा होगा। तो जीवाणु के नाश के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? जीवाणु के नाश के लिए अगर विच गैस इज यूज डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स। देखिए, जीवाणु के नाश के लिए भैया क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर क्लोरीन की बात की जाए तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? तो क्लोरीन की परमाणु संख्या जो है वो कितनी होती है? एटॉमिक नंबर जो होता है वो उसका 17 होता है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कुछ आज के आखिरी क्वेश्चन को देख लेते हैं कि भैया पदार्थ की भौतिक गति के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। देखिए, पदार्थ की भौतिक गति द्वारा ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है संवहन। संवहन जो ये कहलाएगा, तो इसका राइट आंसर हो गया कन्वेंशन। द ट्रांसफर टू हीट बाय फिजिकल मूवमेंट ऑफ मैटर इज कॉल्ड कन्वेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पे नहीं देखेंगे। आगे आने वाली वीडियोज़ को और डिटेल से हम देखेंगे। मानव कण की श्रवण प्रास है। देखिए, जो मानव जो कण होता है ना, मानव के जो कान होते हैं, मानव के जो ईयर होते हैं, वो कितना सुन सकते हैं? अगर इससे ज़्यादा सुन लिया तो मानव के भी कान जो है वो फट सकते हैं। तो ये कितने होते हैं भैया? बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। आप अधिक से अधिक लोगों तक इनको शेयर करें, जितने ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, ताकि मैं और अधिक वीडियो आपके बीच ला सकूं। क्योंकि एक वीडियो को बनाने में 2 से 3 घंटे आराम से लग जाते हैं। तो आप इन वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो याद रखना कि जो मानव कण होता है, मानव के जो कान होते हैं, वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। तो याद रखना, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक मानव जो कण है वो सुन सकते हैं। इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन ये भी आता है कि जो हर्ट्ज होता है, इसका मात्रक, हर्ट्ज जो है किसका मात्रक होता है? तो आवर्ती का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। विद्युत का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। इसका है ना, तो किलोमीटर का जो मात्रक होता है, तो मीटर जो है वो, किलोमीटर का मात्रक जो मीटर। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन याद रखने हैं। लंबाई का भी यहाँ से मीटर ही होगा। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। तो जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव, जय शंभू।